नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 और संविधान का जो अनुच्छेद 12 है उसमें आपने देखा था कि वहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा में कौन कौन से बॉडीज को शामिल किया जाता है। उसमें आपने देखा था भारत सरकार होती है, संसद होता है, राज्य सरकार है, राज्य विधान मंडल होता है जिसमें विधान सभा और विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो अन्य प्राधिकारियों को शामिल किया गया है और हमने आपको बताया था कि अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है। अन्य प्राधिकारी का मतलब ऐसे अधिकारियों से होता है जो किसी न किसी रूप में भारत की या फिर राज्य की संप्रभुता शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बात करना है आर्टिकल 13 की, जिसमें हमने चलते चलते आपको लास्ट में बताया था कि राज्य की परिभाषा के बाद अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा को दिया गया है। इसी बात को डिटेल्स में आज समझेंगे। कोई भी समस्या अगर होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने सभी विषयों को, सभी सेक्शन को अच्छे तरीके से आप तैयार भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। यहाँ पर आप देखिए तो बहुत जो ऊपर ऊपर की बात होती है, जैसे कि अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 13 में क्या है, तो उसको आप बताना है कि कानून की परिभाषा दी गई है। लेकिन कानून क्या होता है ये बात यहाँ पर नहीं लिखी गई, बल्कि कानून के लिए कुछ लिमिटेशन बताए गए हैं और बेसिकली वही आपको यहाँ पर दिया जाता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है और यहाँ विधि के अंतर्गत राज्य के द्वारा चाहे वो कानून होते हैं, चाहे वो विधियां होती हैं या विधियों को लागू करने के लिए कोई उपविधि बनाई जाती है, कोई नियम होता है या फिर उपनियम है, अध्यादेश है, आदेश है, समझौता है, नियम है, उपनियम है, संविदा है, ये सारी बातों को शामिल करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 13 जो है ये आपको कहां पर रोकने लगता है, तो जरा इस बात को आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यह संविधान पूर्व और संविधान पश्चात विधि पर लागू है। इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको लिखा है कि संविधान पूर्व और संविधान पश्चात। मतलब क्या हो गया कि ये आपका जब संविधान बना था, भाई संविधान को आप क्या कहते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा कानून है। अब संविधान के पहले की अगर हम लोग बात करें, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की अगर बात करते हैं, तो संविधान के बनने से पहले भी तो कुछ विधियां आपके देश में नियम कानून को संचालित करने के लिए लागू रही थी। तो संविधान के पूर्व विधियां और इसके बाद संविधान के पश्चात विधियां, दो बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। तो संविधान की पूर्व विधियों पर भी लागू होगा और संविधान के बाद की विधियों पर भी लागू होगा। संविधान पूर्व विधियों की अगर हम लोग बात करते हैं, संविधान पूर्व के मतलब यहां पर हो जाएगा पूर्व में प्रचलित समस्त कानून। और दोस्त यहां पर समस्त कानून के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहां पर क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, जो कि अब जब बदल जाएगा इंडिया का नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता जो आपको दिया गया है। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड आप कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, भारत पिनल कोड कहेंगे, यानी कि बीपीसी हो जाएगा आपका। इसके अलावा सीआरपीसी होता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। इसके साथ में एविडेंस एक्ट जो होता है। कहने का मतलब है कि संविधान के बनने से पहले जितनी विधियां बनी हुई हैं उन सब पर भी ये लागू होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो संविधान के बाद बनने वाली अन्य विधियां, संविधान के बाद बनने वाली जो भी विधियां होंगी उन सभी विधियों पर भी ये लागू होता है। कहने का मतलब कि आर्टिकल 13 में जो भी लिमिटेशन या जो भी वहां पर रोकने की बात कही गई है
वो सारी बातें संविधान के बनने से पहले और बाद इन दोनों विधियों पर ये पूरी तरीके से लागू होता है। जहां आपको जरूरत पड़े इसको आप नोट करते चलिएगा। अब यहां पर आप एक चीज जरा समझिए, यहां पर दिया गया है कि संविधान की पूर्व विधियां यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी है, इसके अलावा जितने भी मेजर और माइनर एक्ट होते हैं उन सभी में उस मात्रा तक ये शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती हैं। अब यहां पर बहुत क्लियरली अगर समझें तो आर्टिकल 13 में कानून की वो परिभाषा दी गई है जो कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करता हो, यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट न करता है या ओवर रूल न करता हो। ऐसे सभी नियम को कहां पर बताए गए हैं? आर्टिकल 13 में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ देखिए दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि संविधान लागू होने के बाद भी राज्य के द्वारा किसी ऐसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको किसी भी तरीके से कम करता हो। ध्यान रखिएगा, यहां पर पॉइंट आपको क्या दिया गया है, नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों के खिलाफ हो पूरी तरीके से। तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो पार्लियामेंट के जरिए नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव जो आपका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग केंद्र में क्या कहेंगे? पार्लियामेंट कहते हैं। और इसी पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है? इसी का फंक्शन होता है टू मेक लॉ, यानी कि यही क्या करता है? कानून का निर्माण करता है, यानी कि जो देश की विधायिका है कानून बनाने का काम वही करता है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को के विरुद्ध हो, मौलिक अधिकारों को छीनता हो, मौलिक अधिकारों को कम करता हो। तो संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है। दोनों पॉइंट आपने क्लियरली समझ लिया कि संविधान के पूर्व और संविधान के पश्चात जो लागू विधि है उन दोनों पर लागू रहेगा। तो इसका मतलब आपने बहुत डिटेल्स में समझ लिया। अब संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वही न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब अगर आप समझें तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कहें आपसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि जो विधायिका ने कानून बनाया है, कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव का होता है। विधायिका ने जो कानून बनाया है, विधायिका ने जो कानून बनाया है, इस बात की जांच करना, किस बात की जांच करता है? जांच करना कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं है। संविधान के अनुसार इसका होना आवश्यक होता है। संविधान के अनुसार है या नहीं है, इस बात की जांच कौन करता है? तो न्यायालय करता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, और या फिर इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपसे यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है कि इसको हमने कहाँ से लिया है, तो आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया है। चलें आगे। अब यहां पर एक पॉइंट आप और देखिएगा कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय राज्य के द्वारा पारित किसी भी वैसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो कि संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों को कम करता हो, उसका उल्लंघन करता हो, उसके विरुद्ध हो। इसी बात को अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ा लें, एक स्टेप आगे आप बढ़ाएंगे तो अगर संविधान के अनुसार है तब तो कोई बात नहीं है, ओके हो जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायालय इसको क्या कर सकता है? न्यायालय इसको शून्य घोषित कर सकता है या न्यायालय इसी को इनवैलिड घोषित कर सकता है, क्योंकि यह
संविधान के अनुसार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट यहां पर और समझते हैं। यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को मिली है। यानी कि अगर मैं एक शब्दों में कहूं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको दी गई है, न्यायालय को दी गई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और जब आप कहेंगे कि न्यायालय को दी गई है तो इसका मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों न्यायालय आ जाएंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बातें आपके लिए क्या हैं, ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर जुडिशियल रिव्यू की हम लोग बात करेंगे, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो ये किसको मिलता है, ये मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, ये मिलता है हाई कोर्ट को, लेकिन ये लोअर कोर्ट या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं मिलता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह अधिकार नहीं मिलता है। ये केवल और केवल किसको मिलता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। अब यहां पर आपको दो सिद्धांत समझने हैं। सिद्धांत वो आपके लिए क्या है, एक को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि यहां पर सेपरेशन का प्रिंसिपल पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, बातें वही हैं जो हमने अभी पूर्व में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी को सिद्धांत के रूप में आपको बतलाया गया है। इसके अनुसार अगर राज्य के द्वारा बनाया गया कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस भाग को ही क्या किया जाएगा, शून्य या इनवैलिड घोषित किया जाएगा। चलिए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर आपको जो पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये सारी बातें एक साथ दिख रही होंगी। यहां पर आपने देखा है कि जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या है कि मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, पॉइंट आपको क्या बताया गया कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो आपको यहां पर दिया गया है, अगर इसमें ध्यान से समझिएगा कि केवल उसी कुछ भाग को अगर ये उल्लंघन करता है तो असंवैधानिक पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, यदि ये पार्शियली करता है यानी कि अंशतः करता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अंशतः करेगा तो केवल उसी भाग को ही क्या किया जाएगा, केवल उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी दी गई है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि वह भाग पृथक करने के लायक होना चाहिए। पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देंगे, लेकिन शर्त यहां पर क्या दी गई है, शर्त यह दी गई है कि यह पृथक्करणीय होना चाहिए, पृथक्करणीय होना चाहिए। अगर इसको हम अलग करके किसी भी, मान लीजिए एक नियम बनाया गया और उस नियम में मान लीजिए कि 5 क्लॉज रखे गए और इन 5 क्लॉज में से मान लीजिए कि क्लॉज नंबर 3 और 4 जो है वो आपका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इन दो पार्ट को हम 3 और 4 क्लॉज को निकाल सकते हैं, इजिली कोई समस्या नहीं आएगी। अगर निकाल सकते हैं तो तीसरा और चौथा जो है वो इनवैलिड घोषित हो जाएगा। किसके अनुसार, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए जो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस पूरे जो नियम बनाया गया है उसमें से तीसरे और चौथे को अलग करना संभव नहीं है, तब क्या होगा, तब पूरे कानून को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर क्या है, शर्त क्या दिया गया कि यह पृथक्करणीय होना चाहिए। अगर यह पृथक्करणीय नहीं है तो क्या होगा, तो पूरा कानून क्या हो जाएगा, पूरा कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा, पूरा कानून क्या हो जाएगा, फिर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये कहता है आपका पृथक्करण का सिद्धांत।
तो आर्टिकल 13 में ही आपको आता है। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया है और उसके कुछ भाग में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन जैसी व्यवस्था पाई जाती है, तो क्या इसको न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित करवाया जा सकता है या नहीं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि न्यायालय के द्वारा इसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है। शर्त अगर आप लगाना चाहें, इसकी प्रति आप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहें, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि अगर पूरे कानून में उसको अलग करना संभव हो, पॉसिबिलिटी हो कि उसको अलग किया जा सकता है, तो अलग करके उसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। और अगर पूरे तरीके से अलग नहीं हो सकता है तो वो पूरा का पूरा जो कानून बनाया गया है वो सारा का सारा जो है अलग हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए, दूसरा सिद्धांत इसमें क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत कहता है, जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, या इसी को आप कह सकते हैं शैडो रूल, या इसको शैडो प्रिंसिपल कहा जाता है। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा, पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो आच्छादन का सिद्धांत होता है, इसमें आपको दिया गया है कि संविधान के लागू होने के पहले भारत में लागू विधियां जो मूलाधिकारों से असंगत हैं या उनके विरुद्ध हैं, वो क्या होंगी? समाप्त नहीं होंगी। समाप्त नहीं होंगी तो क्या होगा? बल्कि ये निष्क्रिय हो जाती हैं, और ऐसी विधियों को मूलाधिकार के द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, यानी कि जहां तक उसका उल्लंघन हो रहा है उतने ही जो प्रावधान है उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो प्रभावी नहीं रहेगा। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, भूगोल में भी पढ़े होंगे कि सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, तो इसमें भी आपने देखा है कि जब कभी भी आप देखते हैं कि परछाइयां होती हैं, जैसे चंद्रमा अगर बीच में आ जाता है तो सूर्य की परछाई चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसी तरीके से आप जानते हैं ग्रहण। और सेम वही बात यहाँ पर भी है कि अगर कोई नियम और कानून पहले से लागू है तो पूरा वो निष्क्रिय नहीं होगा। अगर वो संविधान का मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वहां तक इसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध होता है। ये तो बातें आपकी हो गई जो आपको दिया गया था सामान्य चीजें। जैसे आपने देख लिया था कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट को दिया गया है, तो 12 से 35 में आपने 12 और 13 ये दो आर्टिकल देखे, जिसमें आपको क्या बताया गया? एक में राज्य की परिभाषा और दूसरे में आपको कानून की परिभाषा बतलाया गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने जो मुख्य तौर पर आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसकी बात हम लोगों को अब करनी है। तो फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे, वास्तविक रूप में फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजंस है वो शुरू हो जाता है आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और मैंने आपको कल बताया था कि यहां से सवाल आपको पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल्स में है, तो कितने आर्टिकल्स में है इसकी भी बात हम लोग करेंगे। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में किया गया है, तो समानता का अधिकार आपको 14 से 18 के बीच में यहां पर दिया गया है। कुछ पॉइंट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड है, और यहां पर आप देखेंगे तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इसको आप देखिए। यहां पर आपको दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कुल 5 अनुच्छेदों के तहत समानता के अधिकार का व्यापक प्रावधान किया गया है। बहुत ही विस्तार से इन सभी बातों को बतलाया गया है। तो यहां से आपको देखिए 2 सवाल मिल सकते हैं। सवाल एक होगा कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक, और कितने अनुच्छेदों में है, तो 5 अनुच्छेदों में है। अब यहां पर अनुच्छेद 14 की बात हम लोगों को करना है। 14 में आपको क्या दिया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब एक चीज आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर आपको एक नहीं बल्कि 2 शब्द आपको मिले हैं। यहां पर विधियों के समान संरक्षण एक पदावली हो गई, और दूसरा है कि वंचित नहीं किया जाएगा। एक हो गया विधि के समक्ष समानता, एक पॉइंट, और दूसरा हो गया समान संरक्षण।
इसका अर्थ हम लोग अलग अलग समझेंगे, लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज आप यहां पर ध्यान में रखिएगा कि दोनों शब्दों से संबंधित आपको यहां से सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता शब्द को हमने कहां से लिया है, एक सवाल बनेगा, और दूसरा बनेगा विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण, ये दो शब्द आपको मिलते हैं, इसको कहां से लिया गया है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष समानता की जब बात आएगी तो इसको हम लोगों ने कहां से लिया है, इसको लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। और जो दूसरा शब्द आपके लिए है समान संरक्षण, इसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। अब यहां पर आप देखिए, जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो एक शक्तिशाली देश है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका को अगर हम लोग शक्तिशाली मान लें, ये मैं आपको याद करने का तरीका बतला रहा हूं, अगर इसको हम शक्तिशाली मान लेते हैं तो क्या होगा, संरक्षण करने की शक्ति किसके पास होगी, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो जब भी आपको आर्टिकल 14 के अंतर्गत आपको ऐसा मिले कि संरक्षण कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा विधि के समक्ष, विधि का जो समान संरक्षण शब्द है वो हमने कहां से लिया है, तो उसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। और समानता की जब बात करते हैं तो ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो बेसिक आपकी ये दो पॉइंट ध्यान में रखना था। पॉइंट पर आते हैं और यहां पर समझते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे कि ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। क्या लिखा गया है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, अधीनस्थ क्लर्क हो। कहने का मतलब यहां पर है कि देश में कानून का शासन है। एक सवाल के रूप में आपको यह भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि देश में कानून का शासन है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है तो इसका मतलब इसको हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपको अगर घर वाले रोक टोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन जिस दिन से आपका रोक टोक करना बंद हो जाए, आपको कोई पूछे ना आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपको स्वतंत्र कर दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव तौर पर लिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा और यह नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, तो अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है, विधि का समान संरक्षण, और विधि के समान संरक्षण का जो प्रावधान है उसको हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया है। और ये क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर इसको कंसीडर करते हैं। अब यहां पर जरा एक बात देखिए कि विधि के समक्ष समान संरक्षण का अर्थ समानों में समानता है। सवाल आपसे यह भी बन सकता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं समानों में समानता। मतलब कि तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। देखिए सवाल कैसे बनेगा, विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन में आपको समानों में समानता भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि का समान संरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है समानों में समानता। ये सवाल में दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है समानों में समानता। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय क्या होगा, तर्क संगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा, आर्टिकल 14 में मिलेगा, विधि का समान संरक्षण। देखिए तर्कसंगत आधार पर जो भेदभाव किया जा सकता है वो वही, वहां पर भी कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या दी गई हैं, शर्त ये दी गई है कि वह बोधगम्य होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति उसे सहज रूप में स्वीकार कर सके तो उसको क्या कर सकते हैं
भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, तो ऐसे भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए? भाई भेदभाव अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक पहली चीज तो ये है कि वो ना एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कि वह बोधगम्य हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसे बहुत ही सहज रूप में स्वीकार कर सके। ऐसा कोई भी भेदभाव का आधार जन कल्याण होना चाहिए, न कि शासक वर्ग के स्वयं का हित होना चाहिए। और विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों शब्दावलियां आपको क्या मिलती हैं? एक दूसरे के विरुद्ध हैं या पूरक हैं? तो ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल के रूप में आपको क्या मिल जाता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है, ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब तर्कसंगत भेदभाव का आधार क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल था। तो यह संविधान में नहीं बताया गया है कि किस आधार पर, जो तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। ये सारी बातें कैसे आई हैं? तो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कराधान विधि है, भौगोलिक आधार पर न्यायपालिका का निर्णय विशेष होता है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों का विवेकाधिकार होता है। ये सब बातें हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में भी कंप्लीट किया था। तो यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन का मतलब क्या होता है? सामान्य विधि होता है। अब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एक जो विडंबना आप कह सकते हैं कि भारत में इतने सारे कानून हैं और भारत सरकार या फिर न्यायपालिका आप कह सकते हैं, वो इस बात को मानती है कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोगों को उतनी विधि पता है। आप ये नहीं कह सकते हैं, ये कह करके आप नहीं छूट सकते हैं कि हमको ये विधि, ये कानून नहीं पता है, ये काम करना अपराध है, आप ऐसा कह करके नहीं बच सकते हैं। ये मान लिया जाता है कि आपको सारी विधि जो देश में लागू है वो सारा आपको पता है। ये हमारे देश की विडंबना होती है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन का अर्थ सामान्य विधि है। अनुच्छेद 14 को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। किसको? अनुच्छेद 14 को। ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक, ये अगला सवाल, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ये वाला पॉइंट कि ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक किसको कहते हैं? तो प्रोफेसर डाइसी को कहा जाता है ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक। और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। विधि के शासन का जनक ब्रिटेन में किसको कहा जाता है? तो वो प्रोफेसर डाइसी को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है और इसका जो मतलब होता है समझिएगा, किसी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जाना चाहिए। यहां पर बात क्या हो गई है? बात हो गई है किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने चल रहे हैं तो जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि घरों में लड़ाइयां होती हैं। मान लीजिए कि बच्चों में लड़ाई हो गई, किसी एक ने अपनी बातें बताई लेकिन दूसरे को अभी तक सुनवाई का मौका ही नहीं मिला, अपना पक्ष रखने का मौका ही उसको नहीं मिला, और आपने पहले वाली की बात सुन करके डिसीजन बना लिया कि हाँ हो सकता है कि जो दूसरा वाला अपनी बात तक नहीं रख पाया है वही गलत होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप दोनों पक्षों को अच्छे तरीके से न सुन लें तब तक आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक आप उसको दोषी भी नहीं मान सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। हम लोगों का अगला आर्टिकल जो है वो है संविधान का अनुच्छेद 15। आसान है, इसमें समझते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए तो जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, चाहे हम बात कर लें धर्म की, चाहे हम बात कर लें मूल वंश की, चाहे हम बात कर लें जाति की, चाहे हम बात कर लें लिंग की, चाहे हम बात कर लें जन्मस्थान की, ये सभी जितने भी ये 5 आधार आपको दिए गए हैं, जरा आप हमको बताइए कि क्या यह प्राकृतिक आधार नहीं हो सकता है? ये कैसा होता है? ये सभी के सभी प्राकृतिक आधार हैं और इसमें आपका कोई भी बस नहीं है। आप पैदा होने से पहले ये नहीं सोच सकते हैं कि हमको हिंदू नहीं मुस्लिम बनना है या हमको ईसाई बनना है, जैन बनना है। आपका वंश क्या होगा आप इसको भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपकी जाति क्या होगी, आपका सेक्स क्या होगा, आप लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे, या फिर जन्म स्थान आप कहां पर जन्म लेंगे, भारत में जन्म लेंगे या फिर अमेरिका में जन्म लेंगे। मैं देखिए बार बार जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि इंडिया शब्द को हटाना है, तो मैंने भी सुधार कर दिया है, मैं भारत शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कहीं पर आप जन्म ले रहे हों ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये नेचर के ऊपर है। तो इन सभी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब यहां पर देखिए इस अनुच्छेद में सामाजिक समानता का विस्तार से प्रावधान किया गया है। कई इसमें क्लॉज हैं, हर एक क्लॉज में अगर देखेंगे तो मूल आपको यही मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ बातें हर एक क्लॉज में अलग कर दी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का जो पहला क्लॉज कहता है, यहां पर दिया गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये तो आपने देख ही लिया था। अब जो दूसरा क्लॉज कहता है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, यहां पर पॉइंट आपको क्या दिया गया है कि कोई भी नागरिक इन्हीं आधारों पर, इन्हीं आधारों का मतलब है कि जैसे आपने देखा था कि ये धर्म है, मूल वंश है, बात समझ गए होंगे, धर्म है, मूल वंश है, तो इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक के साथ दुकानों, यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, कोई नागरिक इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक के साथ दुकानों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय हों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, राज्य निधि द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित कुएं हों, तालाब हों या फिर स्नानाघर हों, इन सभी पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 2। फिर यहां पर देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है और यह अस्थायी व्यवस्था होने का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, बल्कि कैसी होती है, यह टेम्परेरी होती है। और अगर इस तरीके का कहीं पर भी भेदभाव अभी तक हो रहा था, लेकिन समाज में धीरे धीरे करके इसमें सुधार हो गया, लोग पढ़े लिखे होने लगे, सबके साथ बैठ करके खाने लगे, सबके साथ नहाने लगे, सबके साथ खाने लगे, जो भी काम आपको करना है वो सारा, अगर आप समाज में इतनी ज्यादा अच्छाइयां आ जाएं कि किसी भी तरीके से असमानता न हो जाए, यानी कि समानता आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, इसको हटाया जा सकता है, मतलब अर्थात परिस्थितियां अनुकूल होने पर इसे समाप्त किया जा सकता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 15 का 2 क्लॉज। 3rd क्लॉज की बात अगर करें तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15 का 3रा क्लॉज क्या है कि राज्य द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है और यह प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब देखिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने संविधान के बहुत समय पहले, सोचिए कि 1946 में इस बात की शुरुआत होती है, 47, 48, 49 में आकर के 26 नवंबर को बन जाता है, 2023 ये चल रहा है, यानी कि तकरीबन 73 साल पहले जितनी बातों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, वो सारे प्रावधान तो सही हैं। और एक चीज जरा आप यहां पर समझिए कि आखिर इन सभी को, जो ये हैं आपके बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, इन सभी के लिए विशेष सुविधा करने की क्या आवश्यकता थी। यहां पर थोड़ी सी आप नाराजगी जता सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग समाज के
कमजोर वर्ग किसको मानते हैं? तो समाज के कमजोर वर्ग जो हैं वो किसको माना जाता है? यहां पर महिलाओं को माना जाता है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों को माना जाता है, और तीसरा होता है बुजुर्गों को माना जाता है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके आप ये बताइए कि क्या ये वास्तव में समाज के कमजोर वर्ग हैं? किसी भी महिला से आप जीत कर दिखाइए, जो भी छात्राएं होंगी वो नाराज नहीं होंगी, सच्चाई है, आपको ही पता होगा। ये तो महिलाएं हैं, इसके अलावा बच्चे हैं। आप बच्चों से कभी जीत जाइए तो बताइए, आप बुजुर्गों से कभी जीत जाइए तो बताइए। तो ये समाज के कमजोर वर्ग तो शायद ही होंगे, लेकिन फिर भी संविधान के अंतर्गत इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कहां पर? अनुच्छेद 15 के तीसरे आर्टिकल में। तो राज्य द्वारा स्त्रियों, बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है, और यह प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अभी तक तो पंचायतों में आरक्षण की बात चल रही थी, अब सोचिए कि पार्लियामेंट में भी बात चल रही है। आगे आगे क्या होगा पुरुषों का भगवान ही जाने। अब अनुच्छेद 15 का चौथा क्लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको अच्छे सवाल मिलते हैं। इससे प्रथम संविधान संशोधन, एक सवाल तो यही आपका मिल गया, कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? तो 1951 में संविधान में इसको जोड़ा गया। और इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। तो यहां पर क्या होगा? आधार आपको ध्यान में रखना है। 15 के 4 और 16 के 4 में किस बात का अंतर होता है? इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। यह प्रावधान कब दिया गया? तो चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास के मामले में इस बात को जोड़ा गया। दरअसल मद्रास सरकार ने क्या किया था? मद्रास मेडिकल कॉलेज था, और वहां पर जितनी भी सीटें थी वो जातियों के आधार पर सीटों का आवंटन कर दिया गया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आर्टिकल 15 में एक क्लॉज आपको और मिलता है जिसका नाम है 5वां। इसको कब जोड़ा गया है? तो 93rd अमेंडमेंट के जरिए साल 2005 में इसको अंतः स्थापित किया गया। इसके अनुसार क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों, अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को छोड़ करके, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों के लिए आर्टिकल 29 और 30 में विशेष प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को छोड़ करके सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। यानी कि आपको आर्टिकल 15 का जो 5वां क्लॉज है इसको 93rd अमेंडमेंट के जरिए 2005 में इसको ऐड किया गया, और यहां पर आपको बताया गया कि राज्य विधानमंडल कानून बना करके उच्च शैक्षणिक संस्थान जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल है आपके लिए 16। आर्टिकल 16 में अगर बहुत सामान्य तरीके से सवाल पूछा जाता है तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के विषय में अगर अवसर की समानता की बात करते हैं तो वो कहां पर आपको दिया गया है? 16। अरे सीधा सीधा समझिए कि सरकारी नौकरियों में जाने का सबको समान रूप से अवसर मिलता है। अगर आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है, अगर वो आपके पास है तो आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में जाने की क्षमता रखते हैं। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 16 में क्या कहा गया कि भारत जो है, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अवसर जो है वो समान रूप से दिया जाएगा, इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। 16 का जो सेकंड क्लॉज है यहां पर आपको दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को, ध्यान रखिएगा, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास या इनमें से किसी स्थान के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति और नियोजन पाने में
अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार रखता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आपको मिलता है आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज। आर्टिकल 16 के फोर्थ क्लॉज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ओबीसी आरक्षण की आप बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण जो है ये आपको कहां पर मिलता है? तो ओबीसी आरक्षण जो 27% दिया गया है एजुकेशन में, तो वो आपको कहां पर मिलता है? 16 का फोर्थ क्लॉज है। और यहां पर मंडल कमीशन आया था, किसके आधार पर हुआ है? तो मंडल कमीशन आया था। ये कब आया था? तो ये आया था 1979 में आया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आया 1979 में। इसके अलावा आप देखते हैं तो एक कमीशन और आया है, वो कमीशन आपको पहला वाला कब मिल जाएगा? तो 1953 में, 1953 में ये काका कालेलकर थे, इनकी अध्यक्षता में बना था। और इसके बाद में आप देखेंगे तो जो तीसरा आप देखते हैं तो रामनंदन प्रसाद, ध्यान में रखिएगा, रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में बना था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1992 में इसको बनाया गया था। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इससे फायदा आपको क्या होगा? फायदा आपको ये होगा कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित कौन कौन से कमीशन हैं? तो एक है आपका मंडल कमीशन, दूसरा है काका कालेलकर समिति, और यही वाला क्या था? प्रथम था। और इसके बाद रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में 1992 में बना था। और एक यहां से आर्टिकल भी है ओबीसी से संबंधित आयोग का, वो होता है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति जो है वो ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है, ओबीसी कमीशन का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है आर्टिकल 16 के फोर्थ क्लॉज के विषय में। तीसरा अगला है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का प्रावधान करता है, यानी कि छुआछूत का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है? छुआछूत का प्रतिषेध, ये क्या दिया गया है? छुआछूत का प्रतिषेध। और यह सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। अब जहां पर भी छुआछूत पहले से चल रहा था उसी को रोकना, तो अगर वो रुक जाएगा तो आपको पता है कि ये सामाजिक न्याय होगा। संविधान निर्माण के समय देश में छुआछूत का प्रचलन था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सिफारिश पर संविधान निर्माताओं के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ये कैसा होगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। और कोई भी अगर कृत्य आपका है और वो अपराध की श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या होगा? वो दंडनीय होगा। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अन्य अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाई छुआछूत आपके लिए रोका गया है, अब इसके लिए किसी भी प्रकार से आप उसमें लूप होल नहीं खोज सकते हैं कि किस तरीके से इसको कम किया जाए। ये कैसा होता है? सकारात्मक प्रकृति का अधिकार होता है। सकारात्मक प्रकृति का जो मूल अधिकार होता है वह स्वतः सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि मूलाधिकारों के दो एस्पेक्ट आपने पढ़ा था, एक को हम लोग पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है वो अपने आप से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, सेल्फ इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसको लागू करवाने के लिए यहाँ पर कोई न कोई एक एक्ट को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जब आप इस एक्ट को बनाते हैं तो उसी के जरिए आप इसको लागू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी पॉजिटिव टाइप का है, इसलिए इसको लागू करने के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक्ट कब बना? 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का निर्माण किया गया और छुआछूत को दंडनीय अपराध बना दिया गया। अब यहां से देखिए सवाल कई तरीके से पूछे जाएंगे। एक सवाल तो आपका यह भी बनता है कि इसको कब बनाया गया था? तो 1955 में इसको बनाया गया है और इसको एक्ट के रूप में शामिल किया गया। भाई जब कानून बन गया
तो कानून बनने के बाद तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या हुआ था कि 1976 में इस एक्ट का नाम बदल दिया गया। पहले नाम क्या था इसका? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। और इसके बाद में 1976 में इसका नाम क्या रखा गया? नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और यह अधिनियम और भी कठोर हो गया। छुआछूत शब्द क्या होता है? किस बात को हम लोग छुआछूत कहते हैं? तो जो छुआछूत शब्द है ये आपको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। छुआछूत का मतलब क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद 17 में परिभाषित न तो किया गया है और न ही किसी एक्ट में ही इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 18 में आपको उपाधियों का अंत है। और उपाधियों के अंत की जब हम लोग बात करते हैं तो उपाधियों का अंत जो होता है वो भी अगर आप देखें तो एक सामाजिक समानता को स्थापित करने की ये भी कोशिश करता है। ये भी चाहता है कि समाज में समानता बनी रहे। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत आपको किया गया है। एंड ऑफ टाइटल। राज्य जो होता है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का जो दूसरा क्लॉज है इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 के तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि गैर नागरिक जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। किसकी किसकी कर सकता है? सेना और विद्या संबंधी यानी कि पढ़ने लिखने से संबंधित आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेना में हैं, जैसे आप देखते हैं कि मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि जैसे कई सारी उपाधियां आर्मी में आपको दी जाती हैं। तो आर्टिकल जो 18 में आपको दिया गया है नेक्स्ट में 4th में, तो यहां पर क्या किया गया है कि कोई गैर नागरिक किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद आप जरा इस बात को समझिएगा कि जो ब्रिटिश काल का समय था, ब्रिटिश काल के समय एक बड़ा नियम चल रहा था कि फूट डालो और राज करो की नीति। तो फूट डालो राज करो की नीति व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उपाधियों का भी वितरण किया जाता था। जैसे सर आप सुने होंगे, जैसे सर जॉन साइमन, इसके अलावा लॉर्ड, इसके बाद राजा साहब। तो ये सभी क्या थी? ये अलग अलग उपाधियां दी गई थी। और उपाधि वितरण से समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता था। और इसीलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 18 में इस बात का प्रावधान किया गया था। साल 1954 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे उपाधियों का वितरण किया। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपाधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक कैसी होती है? जन्म से आधारित, और दूसरा क्या होता है? कर्म से आधारित। आर्टिकल 18 जो है जन्म आधारित उपाधियों का विरोध करता है। यानी कि जन्म से अगर आप कहीं पर जन्म ले रहे हैं तो उससे अगर कोई उपाधि आपको मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो है वो उसका विरोध करता है। लेकिन अगर आप कुछ काम करके कर रहे हैं तब आपको उपाधि मिल रही है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। भारत रत्न जैसी उपाधियां विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दी जाती हैं। इसका मतलब है कि ये कैसा है? ये कर्म पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि इन उपाधियों का प्रयोग नाम के साथ नहीं किया जाएगा और न ही सार्वजनिक समारोहों में प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि गले में पहन करके इसको प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। 77-78 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण को उपाधि मानते हुए इनके वितरण पर रोक लगा दिया गया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो इसका वितरण जो है ये फिर से प्रारंभ कर दिया गया था। ये बातें हम लोगों की आज की अपनी क्लास की थी। यहाँ पर जो कल हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत आप पढ़ करके रखिए ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। और देखिए मैं समझता हूं कि बहुत जो सामान्य बातें हैं ये आपको पता होंगी। अगर आप 2-4 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर 2-4 साल से आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत
बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होगी। यहां पर देखिए तैयारी किस बात की करनी है, दो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली कि जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सामान्य बातें हैं, वो आपको भूलने ना पाए, और दूसरी कि जब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो अब इसमें से आप जो गूढ़ बातें हों उसको खोजने की कोशिश करिए कि कौन सी बातें इसमें गूढ़ है और कौन सी बातें अब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए, और जो आपको चीजें अब नहीं समझ में आ रही हैं, साथ में अगर आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत वाली जो किताब है उसको आप कंसीडर करिए, और साथ में उसको आप पढ़ते भी रहिए। जहां पर आपको कोई समस्या हो उसको पूछते रहिए, अच्छे तरीके से चीजों को तैयार करिए, ताकि अब की बार जो लड़ाई होगी, या कह सकते हैं कि डेट आने के बाद जो महासंग्राम होने वाला है, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि आप समझते होंगे कि जब घर जाते होंगे तो लोग आपसे पूछते क्या होंगे, आपसे पूछते होंगे कि भैया क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रहे हैं। तो आपका जवाब जो पिछले 5 सालों और 10 सालों से देते आ रहे हैं, आपका वही जवाब रहता है कि तैयारी चल रही है। भाई किस बात की तैयारी चल रही है? तो इस बात को अब आगे आपको ना बोलना पड़े, इसके लिए बहुत कमर कस के तैयारी करिए अच्छे तरीके से, और बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी। टीजीटी और पीजीटी में नहीं मिल रहा है, बिहार में भी जूनियर की वैकेंसी है, टीजीटी की है, आप वहां पर भी अप्लाई करिए। लेकिन कहीं न कहीं साल 2023 में आप जरूर सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं, और ऐसे आप तैयार रहिए, उसके लिए हमें तैयार भी रहना है। दोनों बातों को आप ध्यान रखिए। कल मिलेंगे, फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 19 से। जय हिंद।